So good afternoon, everyone. Welcome back once again on this online and offline platform of Inspiration Study Circle. Here we are studying the history of modern India, and in the previous lectures we have discussed about the first unit, that is the advent of Europeans in India. Remember, हम लोग बात कर रहे थे advent of Europeans in India. Now हम लोगों ने अलग अलग कंपनीज को स्टडी किया था पिछले क्लासेस में. हमने देखा था कि कैसे वो कंपनीज जो हैं वो एज अ ट्रेडिंग कंपनीज, यानी जो ट्रेड करने के लिए भारत आती हैं, लेटर ऑन वो जरा ध्यान देना. एक बार हम लोग एक बार रिकैप कर रहे हैं क्योंकि हमने क्या जो अभी तक पढ़ा है, ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाए जो चीजें हम आगे पढ़ेंगे. हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. हालांकि मैं इसे मॉडर्न इंडिया बोलने में मुझे अतिशयोक्ति होती है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया क्या अंग्रेजों के आने से हम मॉडर्न हुए या यूरोपियंस के आने से मॉडर्न हुए? मेरे हिसाब से इसका नाम होना चाहिए हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल इंडिया, कॉलोनियल इंडिया ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से, पर वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है. मॉडर्न इंडिया मतलब हम सीधा क्रेडिट दे रहे हैं कि दे केम इन आवर कंट्री एंड दे मेड अस मॉडर्न, बट ये नहीं है. बल्कि उन्होंने तो हमें कितना नुकसान पहुंचाया वो आप आगे जानेंगे. कॉलोनियल इंडिया होना चाहिए, बट है इसका नाम मॉडर्न इंडिया एज पर द सिलेबस. नाउ ये जो सब्जेक्ट है ये डील करता है किससे? जो हमारे यहाँ इंग्लिश रूल रहा. इंग्लिश रूल, इंग्लिश रूल इन इंडिया, जो कि लगभग 1757 से लेकर 1947 एडी तक का टाइम पीरियड है, टिल आर इंडिपेंडेंस, हमारी स्वतंत्रता तक. जो नए बच्चे ध्यान दीजिएगा, हम लोग भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं. भारत के इतिहास को, हिस्ट्री को, फॉर आर सेक, हमारे लिए, ताकि हमें ईज हो जाए स्टडी में. वी हैव डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स: हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. मॉडर्न इंडिया बिगिंस विद, मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है किसके साथ? जब हम पढ़ते हैं कि भारत में यूरोपियन कंपनीज आई और उन यूरोपियन कंपनीज में आपस में भी कंपटीशन किया, और भारत में जो नेटिव पावर्स थे उनके साथ भी स्ट्रगल किया. लेटर ऑन हुआ क्या? उनमें से एक कंपनी जिसका नाम है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सक्सेसफुल होती है. ट्रेड के मामले में तो सक्सेसफुल थी, लेकिन ट्रेड के बाद वो पॉलिटिकल अफेयर्स में भी इंटरफेयर करती है बिकॉज ऑफ दी सर्कमस्टांसेस हेयर. एंड लेटर ऑन वो कंपनी इंडिया को अपनी कॉलोनी की तरह ट्रीट करती है, कॉलोनी बना लेती है, और अपना पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ पर नया पॉलिटिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है. इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हैंग हो चुका था, नया पॉलिटिकल सिस्टम आता है बाय दिस कंपनी. तो ये जो पीरियड है 1757 से 1947 का, लगभग 190 ईयर्स, या ऑलमोस्ट आप बोल दीजिए 200 ईयर्स, इस पीरियड में जो कुछ भी हुआ वही सब पढ़ा जाएगा हमारा किसमें? हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. तो शुरुआत हम कहां से कर रहे थे? शुरुआत हम कर रहे थे इसमें जो हमने पहले टॉपिक देखा, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया. भारत में यूरोपियों का आगमन, ये हमने शुरुआत की थी. यानी यूरोपियंस जो हैं वो भारत में आए, और यूरोपियन से हमारा मतलब है यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज. सो व्हाट वाज द पर्पस? The purpose was trade, and for that trade they wanted to settle, to set up their commercial site in India. And in this way there were many companies like Portuguese. They were the first who came to India, Portuguese. Then Dutch company. This is the series, one by one ये आते गए भारत में. Then English, then Danes,
and the last and the important is French company. What is the common in them? They all wanted to do trade with India, East Indies region, and they all are European companies. सबका संबंध कहां से है? यूरोप से, और सब एक से एक पावरफुल हैं, एक से एक तकनीक है उनके पास, और वो भारत में एक वर्चस्व की लड़ाई को लड़ेंगे, ये सारी कंपनीज। तो वन बाय वन आप देख रहे हैं, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रेंच। अब तक जो हमने पढ़ा है, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रेंच का भी इंट्रोडक्शन हमने ले लिया था, और हमने देखा था कि फाइनल जो एक प्रकार का घमासान मचेगा, पावरफुल कौन थी? पोर्तुगीज बहुत पावरफुल थी, डच भी बहुत पावरफुल थी, इंग्लिश पावरफुल रही होगी ऑफकोर्स, दैट इज वाई उन्होंने इंडिया में रूल किया, और फ्रेंच। तो हमने पोर्तुगीज और इंग्लिश के बीच में, क्योंकि हमारे लिए मेन है इंग्लिश, हमें देखना है कि कैसे इंग्लिश कंपनी ने इन सबको साइड कर दिया, साइडलाइन करके अपने आप को भारत में स्थापित किया। तो हमें इंग्लिश के रेफरेंस में सारी कंपनीज देखनी है। तो हमने देखा इंग्लिश ने पोर्तुगीज को कैसे न्यूट्रलाइज किया, उनके बीच में मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुए, ठीक है ना। तो उसके बाद एक प्रकार से आप देखते हो, जब मैट्रिमोनियल अलायंस हो गए तो उनका प्रभाव उस प्रकार से उतना गंभीर नहीं रहा जितना बाद और कंपनीज का रहा। डच के साथ लगातार वॉर रहा, और फाइनली वो बैटल ऑफ बेदरा में जो है फाइनली कंक्लूड हुआ। बैटल ऑफ बेदरा कब हुआ था मैडम? 1759 में बैटल ऑफ बेदरा हुआ। तो 1759 के बैटल ऑफ बेदरा में डच एक प्रकार से जब भारत में इस युद्ध को हार जाते हैं तो दे लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव खत्म हो जाता है, वहां से वो शून्य हो गए। देन वी हैव डेन्स। तो डेन्स के साथ तो इन्होंने ट्रीटी कर ली, फाइनली इन्होंने क्या किया, डेन्स ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, किसको? इंग्लिश को बेच दी। वैसे भी इनका ज्यादा फोकस किस तरफ था? रिलीजन की तरफ। दूसरी बात, डच के बारे में एक पॉइंट हम और जानते हैं, क्योंकि डच मेनली मसालों के व्यापार के साथ साथ जो बड़ा व्यापार इन्होंने किया क्लोथ्स का किया, किसका किया? कपड़ों का, गारमेंट्स का। फिर बचा फ्रेंच। जो फ्रेंच है, वास्तव में इनको चुनौती दी फ्रांस ने। पहले जो चुनौतियां और कंपनियों से मिली, पुर्तगालियों से, डच से, तो असल चुनौती मिल रही है फ्रेंच कंपनी से। और फ्रेंच और इंग्लिश दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। इनकी लड़ाई केवल भारत तक नहीं थी, बल्कि इनकी लड़ाई जो है वो भारत से बाहर, हमारे सब कॉन्टिनेंट से बाहर, नॉर्थ अमेरिका रीजन में, जो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स वाला रीजन है, वहां पर भी आप जानते हो। इनफैक्ट फ्रेंच हेल्प करते हैं यूएस के लोगों को, जो आज प्रेसिडेंट है यूएस है, उनके इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। हाँ, वहां पर भी रहे। दूसरा, इसमें आप नाम लिख सकते हो नॉर्थ अमेरिका के अलावा यूरोप। यूरोप में जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेस है, ऑस्ट्रिया, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट किया ऑस्ट्रिया। एक कंट्री ऑस्ट्रेलिया, एक है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कहां पर है? यूरोप में। पढ़ा होगा आपने कभी ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर। तो ऑस्ट्रिया में जो वॉर ऑफ सक्सेशन था कि वहां अगला रूलर कौन बनेगा, उसको लेकर भी ये दो राइवल कंपनीज, यानी दो राइवल कंट्रीज हैं, कंपनीज हैं, यूरोप की पावर्स में भिड़ गई। और तीसरा इनका जो वॉर रहा, इंडिया में भी रहा। तो फाइनली आप देखिए, ये सब एक लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट रखेगा। कौन? फ्रेंच और इंग्लिश राइवलरी, एक देश, एक क्षेत्र, एक एरिया तक सीमित ना होके भारत उपमहाद्वीप में, इसके अलावा ये लड़ाई इनकी यूरोप में तो है ही, और साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका रीजन में भी चल रही है। मतलब अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स दे वर फाइटिंग ईच अदर। और कौन सक्सेसफुल होगा, कैसे सक्सेसफुल होगा, क्या ट्रीटीज होंगी, आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करेंगे, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं किसमें? एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। बट अल्टीमेटली फॉर इंडियन हिस्ट्री हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या वो नॉर्थ अमेरिका में कर रहे हैं? दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या वो यूरोप में कर रहे हैं? दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। हमारे लिए इनका जो वॉर चल रहा है, एंग्लो फ्रेंच वॉर इन यूरोप, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट? कार्नाटिक वॉर्स, बिकॉज ये डायरेक्टली इंडिया से रिलेटेड है, इसमें इंडियन रूलर्स भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, और ये कंपनीज जो आपस में एक दूसरे को फाइट कर रही हैं, ये इंडिया में अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए, इंडिया में अपने कंट्रोल के लिए वॉर कर रही है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि फाइनली जो इनके बीच में लड़ाई हुई, वो किसके बीच में हुई? इंग्लिश और फ्रेंच। और इस वॉर के ही परिणाम स्वरूप, आप देखते हैं, देयर वाज अ फेमस बैटल, वॉन्डिवॉश, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश इन 1760, जो कि एक प्रकार से बहुत हद तक फ्रांसीसी प्रभाव को भारत में क्या कर देती है? संकुचित, सीमित
खत्म कर देती है। बावजूद इसके फ्रांसीसी भारत में रहते तो हैं, पर एक बहुत सीमित क्षेत्र में। वो क्षेत्र भी मैंने, वो एरिया भी, वो टेरिटरी से बता रखी है जहां पर फ्रांसीसी थे इवन आफ्टर द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स कब गए इंडिया से? ब्रिटिशर्स कब गए? 1947। लेकिन फ्रेंच टेरिटरीज जो थी इस समय पर भी भारत में विद्यमान थी। जैसे कौन कौन सी टेरिटरी थी फ्रेंच की? पौंडीचेरी, यनम, माहे, कराईकल और चंद्रनगर। ये टेरिटरीज हैं फ्रेंच टेरिटरीज इन इंडिया इवन आफ्टर 1947 व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। सो टेरिटरीज थी, बट इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा इनका क्या था? कम था। तो पोर्तुगीज और फ्रेंच दो ऐसी कंपनियां हैं जो इंडिया में लंबे समय तक रही। और इंग्लिश तो रही, इंग्लिश के खिलाफ सबसे बड़ा स्ट्रगल हुआ। इंग्लिश के पास सबसे ज्यादा एरिया था, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उनके कंट्रोल में आती थी, सबसे ज्यादा प्रभाव भी किसका पड़ा हमारे देश में? इंग्लिश का पड़ा। तो ये हमने ओवरव्यू दिया है। तो आपको समझ में आई कुछ बात? हाँ भाई, समझ में आ रही है कुछ बात? क्या सब्जेक्ट है, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं? तो ये हमारा पहला टॉपिक होता है जिसको हम स्टडी करते हैं। लेटर ऑन एट द सेम टाइम, देखो कंटेम्प्ररी पीरियड में ही, अब एक साथ हिस्ट्री में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, हम एक साथ सारे पढ़ेंगे तो खिचड़ी बन जाएगी। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे हमने टॉपिक उठा लिया था तो हमने इसको एक एक करके पढ़ा। एट द सेम टाइम हम देखते हैं क्या, सेकंड टॉपिक जो सेकंड यूनिट है, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स एंड द राइज ऑफ ब्रिटिशर्स। हमें यह भी तो समझना पड़ेगा कि ऐसा हुआ कैसे कि बाहर की कंपनियां भारत में आई और इन्होंने सीधा सीधा भारत को अपने कब्जे में कर लिया। ऐसा तो नहीं हो सकता। ये एक दिन की बात नहीं है, दो दिन की बात नहीं है। इसने टाइम लगा होगा, एक बड़ा टाइम लगा होगा। तो क्या इंडिया से इनको कोई चुनौती नहीं मिल रही थी? इंडिया में कौन रूल कर रहा था? इंडिया के नेटिव रूलर्स क्या कर रहे थे उस समय? तो इसमें हमें समझना है कि हमारे देश में एक एम्पायर रहा है जो काफी फेमस एम्पायर रहा है, इसको हम बोलते हैं मुगल एम्पायर, जिसके बारे में हम मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये भी हम जानते हैं कौन सा एम्पायर? मुगल एम्पायर। और मुगल एम्पायर इंडियन हिस्ट्री के कुछ ऐसे एम्पायर्स में आप देखिए जिसका एक बहुत लंबा पीरियड है, बहुत लंबा पीरियड शासन उन्होंने किया है। यानी कि 1526, 1526 में ये स्टार्ट होता है से लेकर 1857 एडी, ये इसका पूरा का पूरा शासन रहा, मुगल एम्पायर। अच्छा, यहां पर सर आपने 1857 लिखा, यहां पर आप पीछे देखते हुए चले जो नए बच्चे एकदम, तो यहाँ पर 1759 में वॉर हो रहा है, 1760 में वॉर हो रहा है, 1757 में प्लासी हो रहा है, 64 में बक्सर हो रहा है। मतलब वॉर्स चल रहे हैं पहले से, मुगल एम्पायर बना हुआ है। लेकिन ये मुगल एम्पायर अगर इतना ही स्ट्रांग होता तो फिर अंग्रेज भारत में सक्सेसफुल ना हो पाते। यानी मुगल एम्पायर हमेशा से एक जैसा नहीं रहा। एक टाइम पर तो मुगल एम्पायर बहुत पावरफुल रहा, क्योंकि आज भी दिल्ली में, अब आज तारीख है 1 तारीख, 15 तारीख, देखिए 14 दिन बाद जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो जिस लाल किले की प्राचीर पर ध्वज फहराया जाता है और जहां से प्रधानमंत्री देश को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, वह लाल किला भी जो बनाया गया है वो मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है, उसके आदेश पर बनवाया गया है। जो ताजमहल को आप आगरा में देखते हैं वो भी मुगल बादशाह शाहजहां के आदेश पर बनाए। तो यानी मुगलों ने भारत में आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, लिटरेचर, पॉलिटी, गवर्नेंस, उन सब क्षेत्रों में काफी इंपैक्ट को छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर किसी टाइम बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहा होगा। इसीलिए मुगल एम्पायर, क्योंकि इतना बड़ा पीरियड है और हमेशा एक समय एक इंसान का नहीं रहता, लाइक अस, हमारा जैसे चाइल्डहुड से लेके हमारी, जब हम अभी हम बिल्कुल एक्टिव हैं, ये हमारी एक ऐसी एज है जहां पर हम बिल्कुल क्या है, एक्टिव है, पावरफुल है, सब काम अपने आप कर सकते हैं। जब हम छोटे थे तो हम लोग अपने के लिए पानी पीना है, भूख लग रही है, कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ हमें लग भी रहा है तो हम बोल भी नहीं सकते थे, ना हम अपनी जरूरत पूरी कर सकते थे। हम डिपेंडेंट थे अपने पेरेंट्स पर, ठीक है ना? किस पे डिपेंडेंट थे? पेरेंट्स पर। एक छोटा बच्चा है, उसको टॉयलेट जाना है, पॉटी जाना है, उसको पानी पीना है, भूख लग रही है, किस पे डिपेंडेंट है? आज आप कुछ भी काम है खुद कर सकते हैं अपनी इच्छा से। फिर एक स्टेज ऐसे आएगी जो डिक्लाइनिंग फेज होता है, आफ्टर 60s 70s 80s, धीरे धीरे आपके जो अभी तक दांत इतने मजबूत है जिससे आप सब कुछ चबा रहे हैं, खा रहे हैं, है ना,
खाते हैं ना बूढ़े लोग, बोलते रहे ये ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, नहीं चबाया जा रहा है। हमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अभी हम उस एज में है, यंग स्टेज में है। लेटर ऑन एक फेज आएगा, फिर इंसान डिपेंडेंट होता है 70-80 और फिर निकल देता है। तो वैसी एम्पायर है। एक था टाइम जब बाबर हुमायूं इसको बना रहे थे, अकबर के टाइम पे बढ़ता गया, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, फिर डिक्लाइन हुआ। इसीलिए एम्पायर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्ली मुगल एम्पायर एंड अर्ली मुगल एम्पायर एंड लेटर मुगल एम्पायर। अर्ली मुगल एम्पायर में ही कंपनीज का आना स्टार्ट हो गया है। इनफैक्ट पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी तो तब आ चुकी है जब मुगल एम्पायर एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है। डच कंपनी आप देख रहे हो, डच कंपनी कब आ रही है? 1602 में कंपनी बन रही है, 1605 में आ रही है। अभी मुगल एम्पायर आ गया है, मुगल एम्पायर आ गया है। कौन सी ऐसी कंपनी है जो मुगल एम्पायर के पहले से आ गई? पोर्तुगीज। पोर्तुगीज कब आ गए? 1498 में। मुगल एम्पायर कब स्टार्ट हुआ है? 1526 में। है ना डिफरेंस? तो यहां पर हम एक बात देख रहे हैं कि अर्ली मुगल एम्पायर काफी पावरफुल रहा, और अर्ली मुगल एम्पायर का टाइम पीरियड है 1526 से 1707। तो दे वर द पावरफुल रूलर, देयर वर पावरफुल रूलर्स, 6 रूलर्स, दोज हु वर पावरफुल, और बहुत हद तक उन्होंने कंट्रोल करके रखा इन कंपनीज को भी। दूसरा, जो रिवोल्ट होते थे, रीजनल रिवोल्ट्स, उसको भी अपनी ताकत से दबा दिया जाता था। रीजनल रिवोल्ट जानते हो ना, आए दिन रिवोल्ट होता था, कभी जाटों का हो गया, कभी गुजरों का हो गया, कभी बुंदोला का हो गया, किसी राज्य में किसी ने कुछ कर दिया। तो उन्होंने उस रिवोल्ट को भी बहुत हद तक क्या किया, आ जाओ, बहुत हद तक दबाए रखा, कंट्रोल करके रखा। लेकिन एक इवेंट जो हो रहा है 1707 में, वो पूरे हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट बनता है। 1707 से बच्चे और 1857 तक मुगल एम्पायर है तो सही, एग्जिस्ट तो कर रहा है, कागजों में है। वास्तव में रियलिटी में क्या है? रियलिटी में ये टूथलेस टाइगर की तरह एक्ट कर रहे हैं। यानी एक ऐसा टाइगर, एक ऐसा बाघ, एक ऐसा चीता जिसके पास दांत नहीं, वो घुर्रा तो सकता है लेकिन किसी का शिकार नहीं कर सकता। वो गुस्सा दिखा सकते हैं, लेकिन वो अब अंग्रेजों को या अन्य कंपनियों को उस प्रकार से प्रभावित या कंट्रोल या एक प्रकार से कहिए उन पर नियंत्रण नहीं कर सकते, जैसा कि पहले के बादशाह या औरंगजेब जैसा बादशाह कर सकता था। तो एक घटनाक्रम कहां से बदलता है औरंगजेब की डेथ के बाद से, 1707 से। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं किसमें? डिक्लाइन ऑफ मुगल्स एंड द राइज ऑफ ब्रिटिश। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ विच इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग पावर्स आ जाती हैं, रीजनल पावर्स, ऑटोनॉमस पावर्स, इंडिपेंडेंट पावर्स, ये सब राइज करेंगी। बट इतने मूर्ख हैं ये सब क्षेत्र का विस्तार करेंगे, अपने प्रभाव का विस्तार करेंगे, पर सब एक नहीं हो रही। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के प्रभाव को कम करना। और इन्हीं में एक बड़ी पावर उभरी थी इस टाइम पर, मराठास, जिनके अंदर हिंदवी स्वराज की भावना तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही भर दी थी ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब। छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 में छत्रपति का ताज ग्रहण करते हैं, छत्रपति की पदवी ग्रहण करते हैं, और 1680 में उनकी डेथ हो जाती है। औरंगजेब है, क्या बोल रहे? टाइटल खुद लिया उन्होंने, छत्रपति मतलब जिस है, छत्रपति का टाइटल मतलब इस पूरे राज्य का मैं क्या हूं, शासक हूं। जो बीजापुर आपकी वो थी क्षेत्र, वहां के वो क्या बन गए, बादशाह, शासक, रूलर। और कैसे बादशाह? हिंदू बादशाह। उस जमाने में उन्होंने, औरंगजेब के जमाने में जब सारे बादशाह, सारे रूलर्स कांपते थे औरंगजेब से, ही वॉज द ओनली हिंदू किंग हु टुक द टाइटल ऑफ छत्रपति। और उनका जो सेरेमनी होती है ना, कौन सी, कोरोनेशन सेरेमनी, वो बिल्कुल हिंदू पद्धति से हुई। जो काशी के पंडित हैं, हिंदू पद्धति में क्या होता है, बिल्कुल आपको जैसे दूध दही से स्नान कराया जाएगा, आपका तिलक होगा, आपको पगड़ी पहनाई जाएगी। तो काशी के पुरोहितों को बुलाया गया। कोई औरंगजेब के जमाने में सोच सकता है कि ऐसा करेंगे? ये किया किसने? छत्रपति। यहीं से एक शब्द आया है, हिंदवी स्वराज, जो आगे चल के लोकमान्य तिलक जैसे मराठी लोग आगे बढ़ाते हैं, स्वराज इज माय बर्थ राइट। तो ये जो विचार, ये भावना किसने भर दी? छत्रपति से। आज भी इनका इतना बड़ा नाम है। लेटर ऑन
उनकी तो बाद में आप देखो 1680 में डेथ हुई, 1707 में, 27 साल बाद औरंगजेब की डेथ हो रही है। फिर धीरे धीरे मराठा एम्पायर अपने आप को स्ट्रांग बनाता है, बढ़ाता है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि मराठास इंडिया के बहुत बड़े एरिया पे क्या कर लेते हैं, अपना कंट्रोल कर लेते हैं, अपना प्रभाव स्थापित कर देते हैं। तो अंग्रेजों ने वास्तव में जो सत्ता ली है वो किससे ली है, मराठास से ली, ना कि मुगलों से, क्योंकि मुगल तो हो गए थे कमजोर और मराठा हो गए थे स्ट्रांग। लेकिन मराठाओं की अपनी फैमिली पॉलिटिक्स भी रही, अपनी फैमिली पॉलिटिक्स आप आगे पढ़ेंगे। तो इस कारण से भारत में, क्योंकि कोई भी शासन तंत्र ऐसा नहीं है जो कि भारत के लिए सोचे, सब अपने लिए अपने राज्य का विस्तार कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। इसका फायदा सीधा सीधा किसको मिलेगा, इंग्लिश को मिलेगा। एंड दे एस्टैब्लिश्ड देयर ओन रूल। सो दे स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल एंड ग्रेजुअली दे कंट्रोल द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और इसमें इनको 1 सेंचुरी का समय लगा। कितना समय लगा, 1 सेंचुरी। ये नहीं कि एक दिन में हो गया, 2 दिन में हो गया। पेशेंस लेवल देखिए, 100 साल का समय लगता है धीरे 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 भारत को कंक्वेस्ट करने में। स्टार्टिंग कहां से हुई, बंगाल से। कब, प्लासी के युद्ध के साथ। और फिर धीरे 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 अगले 100 सालों में 1857 तक काफी बड़ा। आखिरी आपको याद होगा 1856 कौन था इस वक्त भारत में, क्या हुआ था, विडो रीमैरिज एक्ट आया था इसमें, विडो रीमैरिज एक्ट याद है, कुछ पढ़ा है, 1856। हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो इंडियन, जो आप बोलिए रिफॉर्मिस्ट हैं। कौन था वाइसरॉय, मतलब गवर्नर जनरल कौन था, वाइसरॉय तो नहीं बोलेंगे इस टाइम। 1856 में कौन था, बताओ। कैनिंग तो आया है इस साल, पर अभी नहीं है वो। लॉर्ड डलहौजी। कौन है, लॉर्ड डल, 1848 से 1856 डलहौजी का पीरियड है। ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रखना है, इस जो काम रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया उसको आगे अंजाम तक किसने पहुंचाया, डलहौजी। और इसमें लगभग कितना समय लग गया है, 1 शताब्दी का, 1 शताब्दी मतलब 100 वर्ष का समय, पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। और 100 ईयर्स के इस पीरियड में हम ये देखते हैं इंडिया में बहुत कुछ होता है। इस दौरान भी तो बहुत कुछ हुआ, 1757 से 1857 के बीच। और ये चीज रिजल्टी है एक रिवोल्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857, जिस दैट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द सिपाही म्यूटिनी। सिपाही म्यूटिनी एज पर द इंग्लिश पर्सपेक्टिव, एंड फॉर द इंडियन पर्सपेक्टिव इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। याद रहेगी बात। फिर हिस्ट्री एक नया टर्न लेती है और अगले 90 सालों का जो दौर है उसमें सारी चीजें पढ़ी जाती हैं। मतलब कांग्रेस का बनना से लेके पूरा नेशनल मूवमेंट, वो एक फेज चलेगा आपका। इधर बाकी जो है सारे सोशल रिलीजियस जो रिफॉर्म्स होंगे, रिफॉर्म मूवमेंट्स, वो भी आप पढ़ते हुए चलेंगे। और उधर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है, मिलिट्री में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, वो अलग से पढ़ते हुए चलेंगे। यानी कई डायमेंशंस में आपको मॉडर्न हिस्ट्री को क्या करना पड़ता है, कवर करना पड़ता है। तो आपको एक खाका बनना चाहिए दिमाग में कि हमें पढ़ना क्या है। तो नए बच्चे जो हैं, मैडम आपको समझ में आ गई बात, क्या समझ में आया आपको, कंक्लूड कर सकती हैं आप, क्या कहां से शुरुआत होगी और कहां तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सब क्या है, ये यूरोपियन कंपनीज। व्हाट वाज देयर मोटिव, टू ट्रेड विद इंडिया। ओके, कॉलोनी बनाना, ओके, कॉलोनी बनाना तो ऐसे मतलब कॉलोनी बन गया, हाँ, बाय सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, ठीक है, आगे। हम्म। हम्म। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि उस टाइम जो ऑटोनॉमस पावर में सबसे ज्यादा पावरफुल थे कौन थे, मराठा थे। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। आगे आप कर दो उनका कंप्लीट।
आगे क्या बोला हमने? आपने तो 2-3 बार सुन लिया ना उसको, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ सर? फिर 100 साल लग गए अंग्रेजों को भारत में स्थापित होते होते, और फाइनली क्या हुआ? फाइनली क्या हुआ? रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 100 साल की चिंगारी है वो, 100 साल का गुस्सा है, क्रोध है, समझ रहे हैं? जो निकलता है एक चिंगारी के रूप में, कब? 1857 की। उस समय इन अंग्रेजों के द्वारा जो लाई गई नीतियां थी, उसका गुस्सा सा, क्योंकि अंग्रेजों से कौन परेशान था? सब परेशान थे। किसान परेशान, मतलब जो फार्मर है, पीजेंट है, हाँ, वो परेशान है। इवन जो मुगल कोर्ट में काम करते हैं, वो सब परेशान है। आर्टिशियंस, वो भी परेशान है। रूलर्स भी परेशान है, सोल्जर्स भी परेशान है, विमेन भी परेशान है। सबको प्रभावित कर दिया। मतलब जैसे बजट आता है ना, बजट, तो बजट में रहता है कि किसानों के लिए क्या है, छात्रों के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, सब अपना अपना वो देखते हैं, है ना, कि हमारे लिए क्या आया है। वैसे इसमें हम बोलेंगे सब कैसे कैसे परेशान थे। पीजेंट्स क्यों परेशान थे, महिलाएं क्यों परेशान थी, समझ रहे हैं बात को? यानी सब परेशान हो रखे हैं, तो ही तो एक चिंगारी निकलेगी जिसमें लगभग सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे जितने मूवमेंट्स पढ़ेंगे हम देखेंगे कौन पार्टिसिपेट करता था, कौन नहीं करता था। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वुमेन का, यूथ का, उनका क्या था। तो अभी हम देख रहे हैं क्या, जो हम देख रहे हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया, हमारी लास्ट कंपनी जो बची है, दैट इज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। नोट डाउन, मतलब कॉपी निकालिए अपनी फटाफट से, यही से नोट भी करना है, मैं आपको बताता जाऊंगा। केवल एक इंट्रोडक्शन दिया मैंने, क्या लिखा है था बताओ, एक बार पढ़ देना स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ो। ठीक है, तो हम ये समझ रहे हैं, यहां पर होगा, देख रहे हैं एक तरफ फैक्ट्रीज जो इनकी लग रही हैं। मतलब आपको मैं अभी बताऊंगा क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट नोट करनी है आपको, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो इंपॉर्टेंट है। नाउ एक बार पढ़ना इसको, हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं जो हमें ध्यान देनी है। लेट्स फोकस हियर। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑल्सो नोन एज कंपनी डेस इंडिस ओरिएंटल्स, ये मैंने आपको बताया फ्रेंच नाम है उनके। दैट इज नॉट आर बिजनेस, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा नाम लिखा है तो फ्रेंच नाम है। जैसे आप पोर्तुगीज नेम देखते हैं एस्टाडो, है ना, वैसे यहाँ पर इस तरह से नाम आता है। ये स्टैब्लिश हुई थी। अब एयर इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको, ये जो कंपनीज हैं, ये कंपनी अपने देश में भी लगी है और फिर भारत में आई है लेटर ऑन। तो कॉलबर्ट, याद है कॉलबर्ट, हु वाज द कॉलबर्ट? कॉलबर्ट वाज द मिनिस्टर एंड हु वाज द किंग? लुई 14। लुई 14 के पीरियड में कहा गया ये, लुई 14 के पीरियड में। तो हमें क्या ध्यान रखना है, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए क्या है? हु वाज द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस कंपनी? फाउंडर कॉलबर्ट। कॉलबर्ट वाज द मिनिस्टर ऑफ विच किंग? लुई 14। बस बस इतना। अब ये फ्रेंच कंपनी जो है, ट्रेड इन द इंडियन एंड पैसिफिक ओशंस, वाज गिवन अ 50 ईयर मोनोपोली टू द कंपनी। यानी इसको मोनोपोली मिल गई, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फॉर द 15 ईयर्स। लेटर ऑन उसको बढ़ा दिया गया था फॉर इनडेफिनेट पीरियड। नाउ दिस कंपनी गॉट द परमिशन। फर्स्ट ऑफ थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस was a government company and English company was a private company. If we have government company, तो हमें हर चीज के लिए डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट परमिशन दे, हमें ये करना है, गवर्नमेंट परमिशन दे, यहाँ पे साइट ओपन करनी है, परमिशन दे, इसके साथ लड़ाई हो रही है, परमिशन दे, इतनी वो चाहिए। तो यानी हर चीज के लिए आप डिपेंडेंट है। और गवर्नमेंट वाला जो काम होता है वो थोड़ा डिले होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई एक बिजनेस नहीं है, गवर्नमेंट को एक साथ बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो हमें अभी बेसिकली ये ध्यान रखना है, इंग्लिश कंपनी वॉज प्राइवेट कंपनी, फ्रेंच कंपनी वॉज गवर्नमेंट कंपनी। अब एक्सपोर्ट आइटम्स बाय द फ्रेंच फ्रॉम इंडिया वर, तो जो एक्सपोर्ट की जाती थी चीजें, ठीक है ना, कुछ चीजें इंपोर्ट भी होती थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब वस्तुएं वही हैं जो लगभग लगभग सब में ही कॉमन चल रही है। हाउ एवर द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम द इंडिया फॉर एक्सीडेंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद अब इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, ये पैराग्राफ देखिए। सबसे पहले साइट कहाँ लगी? तो सूरत। अच्छा, सूरत में और किसकी साइट है ऑलरेडी? इंग्लिश ने साइट कब स्टैब्लिश की सूरत पे? हाँ, 1613। और ये भी कहां बना रहे हैं? 1668 में इनकी साइट कहां लग जाएगी?
सूरत। अब ध्यान रखना है, ये जो साइट लग रही है ये किसके नेतृत्व में लग रही है? ये नाम फ्रेंकोइस कैरोन, नाम ध्यान रखना है, किसका नाम आ रहा है? फ्रैंक। और नाम याद भी रहेगा क्योंकि फ्रांस और फ्रेंकोइस, जैसे वहां के एक राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद, तो उनका नाम याद रखना याद आसान था, फ्रांसवा। जैसे ज्यादातर हम व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर पुतिन ऐसे नाम देखते तो रशिया में देखते हैं, व्लादिमीर इज वेरी कॉमन नेम इन रशिया, तो यहाँ पर फ्रेंकोइस कॉमन नेम है, फ्रेंकोइस कैरोन। इन्होंने एक एक्सपेडिशन किया 1667 में, जिसके रिजल्ट में अगले ही साल सूरत में कौन सी फैक्ट्री लगती है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री लगती है। फिर वहां से धीरे धीरे इनका एक्सपेंशन हुआ। अब देखो एक्सपेंशन हुआ, हमें ध्यान रखना है वो रीजन जो कि इनके कंट्रोल में, जहां जहां इनकी साइट्स थी, क्या? मसूलीपट्टनम। अच्छा, मसूलीपट्टनम में भी ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी की फैक्ट्री है। इंग्लिश, केवल इंग्लिश है वहां, इंग्लिश है, इंग्लिश तो ऑलरेडी, इंग्लिश तो 1611 में आ गए थे। और कौन है? डच भी है, वेरी गुड। तो यानी कि अब तो ये ट्राइपार्टाइट वॉर जैसा माहौल बन रहा है, मतलब वही सारे एरिया जहां पर ऑलरेडी फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड है, वहीं पर इनका भी, मतलब एक क्षेत्र में कोई दूध की डेयरी है, आपको भी अपनी दूध की डेयरी वहीं खोलनी है। अब जरा जैसे धामावाला में है तो वहां ही सुनार की दुकान है, अंबा ज्वेलर्स, झब्बालाल ज्वेलर्स, गढ़वाल ज्वेलर्स, केदारनाथ ज्वेलर्स, तो सारे ज्वेलर्स ही उधर है। वो बाजार ही है ना धामावाला, तो वैसी भारत में सूरत में कंपनी, तो एक कंपनी की, दो कंपनी की, इधर मसूलीपट्टनम में तो इनकी कंपनी, उनकी कंपनी, सबकी कंपनी। तो मसूलीपट्टनम फैक्ट्री, ये ध्यान रखना है। सेटलमेंट एट चंदर नगर, वेरी इंपॉर्टेंट साइट, जिसको लोग इग्नोर करते हैं। चंदर नगर वॉज इन या इज इन, कहा है? बंगाल, ममता दीदी का एरिया, ठीक है, चंदर नगर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है, शाइस्ता खान का नाम आप जानते हैं। ममता दीदी मतलब, ममता दीदी का बंगाल नहीं है, सीएम है बंगाल। चंदर नगर बंगाल में मर्ज हो गया ना, ममता दीदी मतलब, ममता दीदी वहां की सीएम है, मतलब ये बोलो। ममता मतलब, ममता दीदी मतलब ममता बनर्जी, उनको ममता दीदी बोलते हैं। जैसे शिव कुमार, शिवराज सिंह चौहान को मामा बोलते हैं, तो कोई मामा है, कोई दीदी है, कोई मौसी है। चलिए, विलेज इन वलीकोंडापुरम, ये तमिलनाडु में आ गया। यहाँ पर आगे चल के पौंडीचेरी सेटल होगा, देखो थोड़ा ही दूर है इससे पौंडीचेरी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जरूर नोट करें आप, इनका पौंडीचेरी में फुटफॉल कब हुआ, ये नोट कर लिया। इसके बाद चलो इसको नोट करते हुए चलो सीरीज में लिखो, हेडिंग डालो, एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंच कॉलोनीज इन इंडिया, भारत में फ्रांसीसी। जो लिखवा दिया है कोई नहीं, आप इसको एक बार 1 2 3 4 करके नोट कर लो। सबसे पहले नाम ध्यान रखना, फ्रैंकोइस कैरोन, 1668 सूरत, मतलब इनके नेतृत्व में, इनके लीडरशिप में, इनके नेतृत्व में खुली। नेक्स्ट नाम लिखना चंदर नगर, चंदर नगर ब्रैकेट में लिख देना बंगाल। नहीं, पहले मसूलीपट्टनम फिर चंदर नगर, मसूलीपट्टनम तो लिख दिया था ना उस दिन, लिख लीजिए मसूलीपट्टनम 1669 है। मैस्करा पढ़ते हैं उसको, लिखते ऐसे हैं। थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग में चेंज होता है ना, लिखने या पढ़ने में, क्योंकि वो फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है। फिर है चंदर नागौर, अब देखो कोई इसे चंदर नागौर भी पढ़ सकता है, चंदर नगर भी, मैं इसे चंदर नगर पढ़ता हूँ, चंदर नगर, लिखा उसे नागौर की तरह है। फिर लिखना वलीकोंडापुरम, फिर है पौंडीचेरी, इसे पुदुचेरी हो गया इसका नाम। और इसके अलावा ये जरूर लिख लेना लास्ट में, कमर्शियल हब्स कहाँ कहाँ है इनके, माहे, कराईकल, बालासोर, कासिम बाजार। बालासोर याद आ रहा है? बालासोर, बालासोर इज इन उड़ीसा, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी 1633। कासिम बाजार इज इन बंगाल, सुने ना नाम सारे, तो नोट कर लेने आपको, मतलब आपको पूछा जा सकता है कौन कौन सी किसके इंपैक्ट में रही, तो ये सारे क्षेत्र हैं, मसूलीपट्टनम, सूरत, चंदरनगर, वलीकोंडापुरम, पौंडीचेरी, माहे, कराईकल, बालासोर, कासिम बाजार, यहाँ सब में पोर्तुगीज
सॉरी, फ्रेंच कंपनी स्टैब्लिश हुई। ये कोई नहीं पूछता कि कब हुई, कोई ये नहीं पूछता कि कब हुई, कब हुई हमें पहली वाली याद जरूर रहनी चाहिए, सूरत वाली, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो फर्स्ट साइट है। लेकिन कहाँ कहाँ हुई थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कई बार इससे हमें गेस करने में आसानी मिल जाती है, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो। क्या, कौन सा बेटा? ये तमिलनाडु में आता है, मलिककोंडापुरम तमिलनाडु। वलिकोंडापुरम तमिलनाडु में आता है प्रेजेंट डे। आज के नक्शे और उस टाइम के नक्शे अलग होते थे, याद रखना है आपको। उस टाइम एम्पायर्स होते थे, तो कभी एक्सपैंड होते थे, कभी कंट्रैक्ट होते थे। आज तो प्रॉपर स्टेट बन चुकी है। तमिलनाडु का जो बिल्कुल निचला हिस्सा था, बाद में जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हुआ, वो केरला को दे दिया गया। ठीक है ना, त्रावणकोर किंगडम केरला के पास है। पहले वो मद्रास, जब एक मद्रास पूरा स्टेट होता था, वहां आता था। कार्नाटिक रीजन जो हम पढ़ेंगे, वो कार्नाटिक रीजन अलग है और आज का कर्नाटका अलग है। मैसूर कर्नाटका बन गया है आज। तमिलनाडु का एक बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश में डाला गया, वो नया स्टेट जो बना था 1953 में, आंध्र प्रदेश। फिर तेलंगाना तेलुगु वाला उसमें मिला दिया, अब उससे तेलंगाना बना दिया। तो नक्शे एक जैसे नहीं रहते, नक्शे बदलते रहते हैं समय के साथ। पहले पूरा का पूरा गुजरात का हिस्सा और पाकिस्तान का जो सिंध है, वो भी बॉम्बे में आता था। सोचो, बॉम्बे में सिंध भी आता था, फिर बाद में सिंध अलग बना था। और पहले जो आज का नागपुर शहर है, वो मध्य प्रदेश का पार्ट था, आज वो महाराष्ट्र में है। देखो कितना अंतर हो गया। और पहले मध्य प्रदेश अलग था, सेंट्रल प्रोविंस अलग था, मध्य भारत प्रांत था एक, और भोपाल रियासत थी, और आज भोपाल कैपिटल है। तो मतलब पहले के और आज के नक्शों में अब तो बहुत चीजें, पहले राजस्थान में अलग अलग, मेवाड़ मारवाड़ आमेर किंगडम अलग था, ठीक है ना, और अब सब राजस्थान में डाल दिया है। अजमेर यूनियन टेरिटरी होती थी एक टाइम पर, और अजमेर अब क्या है, अजमेर राजस्थान का एक जिला है, और उसके अंदर एक अजमेर नाम का शहर भी। पहले यूटी होता था अजमेर, अंग्रेजों की। हाँ, ग्रुप सी स्टेट थी, जिसमें चार आपके आते थे। कुर्ग आता था, कुर्ग, अजमेर, ब्रिटिश बलूचिस्तान आपने, और दिल्ली का जो क्षेत्र। हम्म, हाँ, ब्रिटिश कमिश्नर, कमिश्नर मीन्स तब की यूटी, ब्रिटिश प्रोविंसेस फुल स्टेट। हाँ, उनपे कम होती थी, सेंटर की ज्यादा चलेगी। कर रही है नोट? नहीं दिख रहा? इस वजह से तो नहीं, पोडियम की वजह से ना दिख रहा होगा। ये देखो। यस, माहे, माहे होगा, माहे कराईकल, माहे MAHE, माहे कराईकल। यहाँ क्या फिल्म चल रही है, छोटा करो बड़ा करो, जैसा दिख रहा है वैसे लिख लो फटाफट से। जहाँ मजाक करो क्लास से बाहर कर दूंगा, मजाक नहीं चल रही यहाँ पे। जैसा दिख रहा है वैसा लिखा करो। कर लिया? ये इसका स्टैंडर्ड साइज है, और उसको एक्सपैंड कितना कर लो आप, उसको वो कितना कर लो कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, ये नक्शा, और ये तो तुम्हें दिखाई नहीं रहा होगा बिल्कुल, है ना। ये है साउथ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया। और इसमें जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है मद्रास। मद्रास प्रेसिडेंसी पढ़ी हमने, मद्रास का क्षेत्र। तो अब हम पढ़ेंगे आगे जो कर्नाटिक वॉर्स होंगी, कर्नाटिक वॉर्स जानते हैं,
ये जो साउथ इंडिया है इधर माउंटेन्स भी हैं, यहाँ पर माउंटेन्स हैं, कौन से? वेस्टर्न घाट्स, क्या बोलते हैं इन्हें? वेस्टर्न घाट्स। पश्चिमी घाट इधर टूटा फूटा है, पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट्स, और इस ईस्टर्न घाट्स और इधर आपका जो क्षेत्र है कौन सा यहाँ पे वो आता है? सी बॉडी, वाटर बॉडी, बे ऑफ बंगाल, यहाँ का पूरा क्षेत्र जो है यहाँ पर आपका कर्नाटक क्षेत्र पड़ता है। जबकि आज का कर्नाटका स्टेट कहाँ पड़ता है? इस तरफ, ये कर्नाटका इस तरफ है, वेस्टर्न कोस्ट। एक शहर है बहुत फेमस, बैंगलोर, नाम सुना है ना? जैसे बैंगलोर, बेंगलुरु बोलते हैं, बैंगलोर बेंगलुरु बहुत फेमस है। ये पूरा हमारा कोस्ट है। कौन सा कोस्ट आ रहा है इधर? ये मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट, पहले कन्नड़ कोस्ट फिर कोंकण कोस्ट। इधर कौन सा आ गया? कोरोमंडल। कौन सा आ गया? कोरोमंडल। ऊपर बढ़ेंगे, नॉर्दर्न सरकार्स, कौन सा आता है? इधर डेल्टा बनता है, कौन सी नदियों का डेल्टा बनता है? वेरी गुड, कृष्णा और गोदावरी और कृष्णा नदियां, पहले गोदावरी फिर कृष्णा नदियां का डेल्टा यहाँ पर बनता है। तो इस रीजन को हमें ध्यान रखना है। यानी ये क्षेत्र जो है वेस्ट से लेके ईस्ट तक की जो ब्लैक कर रखा है, ये बनेगा अब स्ट्रगल का एरिया, द एरिया ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द फ्रेंच कंपनी एंड द इंग्लिश कंपनी। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड। जो फैक्ट्रीज थी वो देखो हमने देख ली किस तरह से डेवलप हुई, ये सारा क्षेत्र आपने देख लिया। नाउ आगे बढ़ेंगे, एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंच कोलोनिज्म, कैसे फ्रांसीसियों ने भारत को कोलोनाइज किया, कैसे उन्होंने अपने क्षेत्र को यहाँ पर मजबूत किया और अंग्रेजों के लिए एक चुनौती बने। पहली बात तो हमें ध्यान रखनी है, फ्रांसीसियों को शुरुआत में परेशान किया डच ने। किसने परेशान किया? डच ने। मतलब डच और उनकी भी राइवलरी थी। फाइनली उनकी राइवलरी किससे होती है? इंग्लिश से। और इंग्लिश के साथ जो राइवलरी है बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसके रूट्स यूरोप में जा रहे हैं। यूरोप में ऑस्ट्रिया जो रीजन था, वहां के किंग की डेथ के बाद, क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे, उसका कौन आगे सक्सेसर होगा, कौन रूल करेगा, कैसे रूल करेगा, उसको लेकर उनकी भिड़ंत होगी, जिसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी, फ्रैंकोइस मार्टिन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी, पौंडीचेरी इनकी प्रिंसिपल सीट हो गई, जैसे अंग्रेजों की होगी फोर्ट विलियम, कैलकटा, समझ रहे हो? इनकी प्रिंसिपल सीट देयर रूल की। तो फिर नाम देखो फ्रैंकोइस, नाम देखो कितना, फ्रैंकोइस कैरोन, पहले कैरोन हमने देखा, अब मार्टिन। तो नाम कॉमन चला ना, फ्रैंकोइस, ये कॉमन नेम हो गया जिससे आप पकड़ लेंगे फ्रेंच है। एस्टैब्लिश द सीरीज ऑफ प्लान्स टू ट्रांसफॉर्म द एनक्लेव इनटू अ मेजर ट्रेडिंग टाउन। यानी अब ये चाह रहे हैं कि पौंडीचेरी को क्या करें, एक प्रकार का ट्रेडिंग टाउन बनाए, और अब ट्रेडिंग टाउन के साथ साथ उसका फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट करेंगे। और जब जब फोर्टिफिकेशन होगा, इसका मतलब दे हैव एनी पॉलिटिकल विल, उनकी एक पॉलिटिकल इच्छा है, ताकि वो राजनीतिक रूप से अपने आप को क्या करे, यहाँ पर मजबूत करे। बट सम ऑफ दीज प्लान्स वर पुट ऑन होल्ड ड्यू टू द इंटरमिटेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डच एंड द इंग्लिश। तो लगातार आप देख रहे हो ऑलरेडी किसका सेटलमेंट है यहाँ पे, इंग्लिश डच, ये पूरा क्षेत्र लगातार विवादों में है। तो दो बड़ी कंपनीज के बीच में एक राइवलरी है, उसका असर फ्रांसीसी कंपनी पर भी पड़ रहा है। और एक के बाद एक शहर आप देखेंगे, मसूलीपट्टनम जो आप देखेंगे, नीचे पौंडीचेरी, फिर आप देखेंगे जो मद्रास, मतलब अभी आज का चेन्नई, एक के बाद एक सीरीज में आप देखेंगे पूरे ईस्टर्न कोस्ट में ये क्या है, सारी की सिटीज हैं। तो इनके आपस में, अलग अलग कंपनीज के आपस में जो टसल है, उसका असर इन सब चीजों में पड़ेगा। Dutch even managed to take Pondicherry in 1693 before handing back to the French following the Treaty of Ryswick। वही कौन सी, आइसलैंड वाली। यानी कि स्टार्टिंग कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको बोला किनके बीच में हुआ, डच और फ्रेंच। डच और फ्रेंच के बीच में जो स्टार्टिंग कॉन्फ्लिक्ट है, उससे एक बार पौंडीचेरी हथिया भी लिया गया डचों के द्वारा, लेकिन जो ट्रीटी हुई, रेसविक ट्रीटी, उसके बाद उनको वापस दे दिया गया। हुआ कई बार ऐसा हुआ, एक बार पौंडीचेरी को अंग्रेज भी हथिया लेंगे, लेटर ऑन उन्हें वापस करेंगे, ट्रीटी ऑफ पेरिस। एक बार इसको, किसको, मद्रास को फ्रेंच हथिया लेंगे। यानी एक दूसरे की इंपॉर्टेंट साइट को ये कंट्रोल कर लेते थे, कैप्चर कर लेते थे, फिर कोई ट्रीटी होती थी, उसके बाद वापस करते थे। ये आपको ध्यान रखना। तो ये सब लगातार इनके बीच में चलता रहेगा अंटिल 1741। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, दिल्ली में क्या है इस वक्त मुगल एम्पायर का शासन चल रहा है, लेकिन दिल्ली कमजोर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि एक अटैक हुआ है नादिर शाह का। कब हुआ है?
और ये कब की बात हो रही है? 1741 की। यानी कि अब उत्तर भारत की राजनीति से दक्षिण भारत का कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि सेंटर में ही पावर बहुत कमजोर हो गई है। तो जो रीजनल पावर्स हैं, जैसे कर्नाटक के नवाब, जैसे हैदराबाद के नवाब, आगे इनके सक्सेशन को लेके भी क्या होगा? आपस में कंपनियां भी भिड़ेंगी और जो नेटिव रूलर्स है वो भी भिड़ेंगे। अब ये कंपनियां क्यों भिड़ती हैं? क्योंकि मान लीजिए एक नवाब ये है और एक नवाब ये है, तो अगर इस नवाब को गद्दी पे बैठना है तो ये अंग्रेजों की सहायता ले रहा है, तो अपोजिट पार्टी फ्रांसीसियों की सहायता लेगी। तो वो लोकल पावर है, वो आपस में भिड़ रही है, लेकिन उनको सपोर्ट कौन कर रही है? यूरोपियन कंपनीज, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है। लेकिन अगर ये सपोर्ट कर रहा है बाप को, तो ये सपोर्ट करेगा बेटे को। तो अगर इनके साथ फ्रांसीसी है तो इनके साथ इंग्लिश होगी। ये ठीक वैसा ही है जैसा आप लेटेस्ट समझिए, कोल्ड वॉर के पीरियड में, कोल्ड वॉर के पीरियड में रशिया इंडिया को सपोर्ट करता था ताकि वो यूएस इन्फ्लुएंस को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काउंटर करे, और पाकिस्तान चाहिए था यूएसए को। वो पाकिस्तान जो है उसको सपोर्ट करता था यूएस, ताकि वो अफगानिस्तान में सोवियत रशिया के इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सके। तो क्यों भारत रूस की तरफ क्यों था, या झुकाव क्यों था, या पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ क्यों था? इनके पीछे इंटरेस्ट है ना। पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है जहां से कि वेस्ट एशिया, जहां से सेंट्रल एशिया, जहां से अफगानिस्तान को कंट्रोल किया जा सकता है। कई बार अटैक जो हुए तो वो पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करता है यूएस, पाकिस्तान का लैंड इस्तेमाल। और इंडिया क्यों जरूरी था रशिया के लिए? क्यों जरूरी था? क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा रीजन है और इंडिया का पूरा कोस्ट लाइन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यहां पर कभी नहीं चाहता था यूएस, मतलब रशिया, कि यहाँ पे यूएस का इन्फ्लुएंस बढ़े, नाटो जो है कंट्रीज उनका इन्फ्लुएंस बढ़े। आज अपोजिट हो गया है। आज इंडिया की जरूरत क्यों है यूएस को? टू काउंटर चाइना। अब चाइना को काउंटर करना है इंडियन ओशन में, तो इंडिया की जरूरत है। और रशिया को भी आज इंडिया की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा उसका क्या है? डिफेंस पार्टनर है। सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम अगर डिफेंस इक्विपमेंट्स करते हैं तो आज की डेट में भी हम सबसे ज्यादा कहां से करते हैं? रशिया से। रशिया से करते हैं। तो ये है जरूरतें, और जरूरतों के हिसाब से ही हमारी दोस्ती भी होती है और हमारी दुश्मनी भी होती है। तो ये कंपनियां यहाँ पर अपना प्रभाव जमाना चाहती हैं, तो ये यहाँ के नेटिव, मतलब नेटिव पॉलिटिक्स में एंटर करिए, उनका कोई लेना देना नहीं है, बट दे विल एंटर इन द नेटिव पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर नवाबों के बीच में, उनके परिवारों के बीच में, उनके यहाँ जो सत्ता का संघर्ष होगा उसमें सीधा सीधा अपना दखल देंगी। इनकी पसंद का नवाब बनेगा तो इनको जाहिर सी बात है क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। उससे वो ट्रेड परमिशन, ट्रेड राइट्स, बहुत सारी चीजें ले सकते। तो आप देखिए, until 1741 the French were mainly interested in the commercial ventures, peacefully acquiring the territories such as Yanam, Mahe, Karaikal, जो later on बाद तक उनके पास रही। The township of Pondicherry began to expand and soon it became a rich trading town under the governors like, यहाँ पर नाम देखिए, ली नॉयर, पैरी क्रिस्टोफर ली नॉयर। In 1741 जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। जैसे हम नाम यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव का ध्यान रखते हैं फॉर इंग्लिश, फ्रांसीसियों में डुप्लेक्स ये समझ लीजिए, इसे डुप्ले भी बोलते हैं कई लोग। ये इनका एक इंपॉर्टेंट कमांडर है, इंपॉर्टेंट गवर्नर है। अगर ये यहां से इंडिया से न जाता तो शायद फ्रांसीसियों की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत होती, लेकिन इसे बुला लिया गया था। उसके पीछे भी राजनीति थी। तो ध्यान रखना है, 1741 में जोसेफ डुप्लेक्स के नेतृत्व में, who arrived in India as the governor of the French territories. Unlike his predecessors, he had a burning desire to establish a French empire in India, despite the indifference of his superiors in Paris. इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि एक ऐसा गवर्नर इंडिया में डिप्लॉय हो गया है, या उसे भेजा गया है, जिसको भारत की परिस्थितियां देखते हुए यहां पर अपनी राजनीतिक शक्ति स्थापित करने की इच्छा है, तीव्र इच्छा है। जबकि इसके जो सीनियर्स हैं या जो फ्रेंच गवर्नमेंट है वो इसमें अभी इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। ये एक पर्सनल इसका इंटरेस्ट है। और ये बात कब की हो रही है? तो इससे जो पहले के थे उनका इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन डुप्लेक्स के आने के बाद पॉलिटिकल, आप देखिए पॉलिटिकली यहाँ पर अपने को स्ट्रॉन्ग करना, ये एक एम्बिशन बन गया। किसका? किसका? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपको यहां से पॉइंट क्या नोट करना है, स्टार पॉइंट बना के लिखिए। इन 1741, in 1741 जोसेफ डुप्लेक्स, जोसेफ डुप्लेक्स
ये वाला पॉइंट। इन 1741, क्योंकि यहीं से इनकी कहानी स्टार्ट हो रही है। इन 1741 जोसेफ डुप्लेक्स arrived in India as the governor of French territories। और फ्रेंच टेरिटरीज हमने पीछे लिख ली हैं। arrived in India as the governor of French territories। फिर ये लिखने की जरूरत नहीं, अनलाइक हिज प्रेडिसेसर्स। मेन पॉइंट लिखिए, he had a burning desire। he had a burning desire, उसकी तीव्र इच्छा थी। he had a burning desire to establish a French empire in India। फ्रेंच एम्पायर इन इंडिया। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि आपको पता है पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है इंडिया में। सेंट्रल पावर कमजोर हो चुकी है, ऊपर से फॉरेन इन्वेजन। और नॉर्दर्न इंडिया में क्या हो रहा है? नादिर शाह का इन्वेजन हो रहा है। सदर्न इंडिया में क्या है? जो यूरोपियन कंपनीज है वो अपने आप को एज अ पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश करना चाह रही है। तो पूरे इंडिया में ऐसा समझ लो बिल्कुल हालात गड़बड़ है। कोई बड़ी पावर नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, लोकल रूलर्स हैं, सबके अपने इंटरेस्ट हैं, और उस हिसाब से सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। He had a burning desire to establish a French empire in India despite the indifference of his superiors। यानी कि उसके सुपीरियर, उसके जो सीनियर्स थे, फ्रांस के जो लोग थे, वो इतना इंटरेस्टेड नहीं थे, और शायद इसीलिए फेल भी हुए। क्यों फेल हुए? क्योंकि क्योंकि यहाँ पर जो फ्रांस गवर्नमेंट है वो हम स्टार्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं दिख रही है, और जो ब्रिटिश कंपनी है वहां पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, वो प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी अपने हिसाब से डिसीजन ले रही है और अपने ट्रेड को इंपैक्ट नहीं होने दी। ट्रेड तो होता रहेगा, ट्रेड से पैसा आता रहेगा, और पॉलिटिकल एम्बिशन भी फुलफिल हो रहे हैं। फ्रांसीसी जो है अगर वो एक बार लड़ाई में आ गए तो फिर लड़ाई करते हैं, ट्रेड उनका इंपैक्ट हो जाता है। तो इनके बीच में एक बेवकूफी ये भी थी। डिस्पाइट द इंडिफरेंस ऑफ हिज सुपीरियर्स इन पेरिस, एंड पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। पेरिस का मतलब क्या है यहाँ पे? फ्रेंच गवर्नमेंट। अब ये देखिए इनके बीच में जो साम्राज्य को लेकर विवाद था, किसके बीच में? ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। Despite Dupleix dismissal, another French governors were more than willing to continue his work. They expanded their influence in Bengal, which was a British sphere of influence। तो आगे चल के परिस्थितियों में जब डुप्लेक्स यहाँ से जाता भी है तो जो एक इसका एम्बिशन है उसको कैरी ओवर कौन करेंगे? उसके सक्सेसर्स। और वो बंगाल में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जहां पर की स्ट्रॉन्ग होल्ड किसका हो चुका है अब तक? ब्रिटिशर्स का। यानी ये सीधा सीधा चुनौती। अब आपको पता ही है जो नवाब थे सिराजुद्दौला, क्योंकि आपको पता है नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या हो रहा है? एक डिस्प्यूट आ रहा है। तो अब जो फ्रेंच लोग हैं या फ्रेंच कंपनी है वो किसको कोऑपरेट करेगी? क्योंकि नवाब जा रहा है अंग्रेजों के खिलाफ। तो मैंने आपको पहले बताया अगर नवाब अंग्रेजों के खिलाफ जाएगा तो उसका साथ देंगे दूसरी पार्टी यानी फ्रेंच। और ये बात इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पता है कि अगर फ्रेंच साथ देंगे नवाब का तो ये उनके एम्पायर के लिए खतरा है। तो यहां पर आप समझ रहे कैसी पॉलिटिक्स चल रही है। आपको दिमाग में दो बातें ध्यान रखनी है, क्या कॉम्प्लेक्स है पर ध्यान रखना है। इंडिया में जो रूलर्स थे उन रूलर्स में अगर एक पार्टी ब्रिटिश को सपोर्ट करती है तो दूसरी पार्टी फ्रेंच को सपोर्ट करेगी। वो सपोर्ट ले रहे हैं उस कंपनी का फॉर देयर ओन बेनिफिट, और वो सपोर्ट कर रहे हैं फॉर देयर बेनिफिट। अब जो भी जीतेगा तो रूलर तो वो रहेगा, बट वो रूलर किसकी कृपा पे जीता है? उस कंपनी की। वो फ्रेंच भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है। तो उस कंपनी को उसको कंसेशन देना पड़ेगा, ट्रेडिंग राइट्स देने पड़ेंगे, प्रिविलेजेस देने पड़ेंगे। दैट वाज द मेन थिंग दैट वाज हैपनिंग। अब आपको समझ में आता रहेगा। इट इवेंचुअली रिजल्टेड इन द फ्रेंच एंगेजिंग नवाब सिराजुद्दौला टू अटैक फोर्ट विलियम इन कैलकाटा, लीडिंग टू द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ? कौन कौन डिफीट हुआ? Nawab Sirajuddaulah। The defeat of the French and their allies resulted in the entire province of Bengal coming under the direct British control। क्योंकि जिसको सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंच, that was the king or the Nawab of Bengal, वो तो he lost the battle, as a result of which नवाब हारा, लेकिन उस नवाब के साथ साथ फ्रेंच इंपैक्ट को भी एक तगड़ा झटका लगा
और बंगाल किसके कंट्रोल में आ गया? डायरेक्ट ब्रिटिश रूल में। अब सीधा सीधा वो यहाँ पे शोषण करेंगे। इनफैक्ट आपको पता होगा यहाँ पे चल के आगे 1770s में एक बहुत बड़ा फेमिन आता है। ये आज तक के इतिहास का सबसे खतरनाक अकाल है जब कंपनियां अपना डायरेक्ट शासन चलाती। This would lead to a chain of events that would ultimately lead to the entire subcontinent coming under the British control. तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये पूरा अंग्रेजों का शासन भारत में स्थापित हो गया। The French tried to recover its lost territories and drive the British out of India, but it all resulted in the failure, culminating in the siege of Pondicherry in 1760. तो 1760 में तो क्या हो गया? पौंडीचेरी तक को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? सीज कर दिया। यानी एक के बाद एक, जैसे हम एक कोई पेपर क्वालिफाई करते तो दूसरा तीसरा सारे निकलते रहते हैं, वैसे एक युद्ध हारे तो एक मनोबल गिरा और इनको लगने लगा हम जीते हैं, तो लगातार वो सारे युद्ध क्या है, अंग्रेज अब जीतते जाएंगे। इधर 59 में देखो उन्होंने क्या कर दिया, बेदरा के उसमें डच को हरा दिया, 1760 में पौंडीचेरी को सीज कर दिया। देखो एक के बाद एक सक्सेस मिल रही है। 57 में प्लासी, 59 में बेदरा, 60 में पौंडीचेरी सीज। तो इससे उनका जो मोटिव है वो क्लियर हो, वो तो क्लियर है, उनका जो मनोबल है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। The victorious British burned Pondicherry to the ground in 1761 and revenge बदला ले लिया for the French burning fort at David in 1758। तो एक दूसरे के फोर्ट क्योंकि इन्होंने कब्जाए, एक दूसरे के फोर्ट पे आगजनी करी, एक दूसरे के फोर्ट को लूटा, तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से अपना क्या लिया, बदला। तो ये सारी कहानी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट, हमें ये पूरी कहानी इनकी नहीं पढ़नी है आपस में कर रहे, हमें समझना है कि इनकी लड़ाई कितनी तगड़ी चली, ये आपस में एक दूसरे के प्रति कितने घृणा रख रहे थे, और उसके परिणाम में कार्नाटिक, हमें हमारे को तीन इफेक्ट निकालने कार्नाटिक वॉर्स, जो अब आगे देखने को मिलेंगे। एक पूरा डायग्राम आपको मिलेगा। पौंडीचेरी वॉज रिटर्न टू फ्रेंच, क्योंकि हम जानते हैं पौंडीचेरी तो किसके पास है, फ्रांसीसियों की टेरिटरी रहा है, आज तक भी आपको फ्रेंच कल्चर मिलेगा। तो मैंने आपको बताया ऐसा टाइम आता रहता था कि कभी अंग्रेज फ्रेंच टेरिटरी को कैप्चर कर लेते थे, फिर कभी फ्रेंच ब्रिटिश टेरिटरी को कैप्चर कर लेते थे, ये लगातार लगा रहता था। 1760 में जो ले ली थी 63 में वापस की एज अ रिजल्ट फ्रॉम द ग्राउंड अप। बाय 1769 the French crown realized it was too expensive in letting the French East India Company, because it was government company, they were not in the profit, ultimately continue to operation, effectively abolishing in that year। तो जब इन्हें वापस दे दिया पौंडीचेरी, तो इन्हें बोला देखो पौंडीचेरी तो तुम्हें दे रहे हैं, बट देयर इज अ कंडीशन, यू कैन डू ट्रेड बट यू कैन नॉट फोर्टिफाई द पौंडीचेरी। उसको इन्होंने डिमोलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था, जैसे एक शहर को बर्बाद करना होता है। वापस दिया पौंडीचेरी, पौंडीचेरी इंपॉर्टेंट था उनके लिए, लेकिन बोला आप इसे फोर्टिफाई नहीं, क्योंकि फोर्टिफाई करेंगे तो क्या पता फिर कोई पॉलिटिकल एम्बिशन आ जाएगा। तो अब वो जो फ्रेंच सरकार है वो परेशान हो गई, बहुत लड़ाई हो गई, बहुत पैसा खर्च हुआ। ये वही टाइम था जब आप देखिए उधर अमेरिका में भी ये सारा लड़ाई का चक्कर क्या है, अमेरिका में याद है आपको क्या हो रहा है इस टाइम पे, अमेरिका में भी तो फ्रांस सपोर्ट कर रहा है एंटी ब्रिटिश एलिमेंट्स को। इनकी लड़ाई भारत में ही नहीं चल रही है, अमेरिका में भी चल रही है, यूरोप में भी चल रही है, उसके कारण यहां भी लड़ाई हुई। तभी तो उनको आजादी मिली, जो स्टार्टिंग में आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 13 कॉलोनीज को ही शुरुआत में जब यूएस बना तो शुरू में उसमें 13 कॉलोनीज थी। आज यूएस में कितनी कॉलोनीज है, मतलब कितने राज्य हैं, 50, आज कितने हैं, 50, जिनमें सबसे बड़ा अलास्का है। कहाँ है अलास्का, कनाडा का बॉर्डर करता है, वही अलास्का जो रशिया से खरीदा है उसने। The French possessions were now under the direct control of the government। तो अब आप समझिए इन सब के परिणाम स्वरूप क्या होगा, फ्रांसीसी भारत में ये कौन सा ईयर आ गया है, 1760। तो इस परिणाम स्वरूप क्या हो गया, फ्रांसीसी भारत में पराजित हो जाएंगे, उनका प्रभाव कम हो जाएगा, उनके पास वो 5 ही क्षेत्र रह जाएंगे जो मैंने आपको बता रखे। अब आप एक वो बनाइएगा, क्या बोलते हैं इसको, एक चार्ट, और उसमें आपको ये नोट करना है क्योंकि फैक्चुअल आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन बनेगा, द कर्नाटक वॉर्स वर हेल्ड बिटवीन विच कंपनीज। ऑप्शन कुछ भी दे, आपको ध्यान रखना है इंग्लिश एंड फ्रेंच। 3 कर्नाटिक वॉर्स, जिसमें थर्ड वॉर के दौरान ही बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश होगा। देखिए देयर वाज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट वर हैपनिंग 1746 से 1748 फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, 1749 से 54 सेकंड, और 57 से 63 इसे बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश बोलते हैं, जो तमिलनाडु में हुआ। जो वॉन्डिवॉशी लिखा है ना, दैट इज वॉन्डिवॉश। नोट कीजिए इसको, 1 2 3 उनका टाइम पीरियड नोट कीजिए।
जो पीछे लड़ाइयां चल रही हैं वो सब कार्नाटिक वॉर के दौरान चल रही। और कार्नाटिक इज नॉट प्रेजेंट इन कर्नाटका। कार्नाटिक इज अ रीजन इन द ईस्टर्न कोस्ट बिटवीन बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। मद्रास का पार्ट था। ईस्टर्न घाट बेटा। और दीदी ठीक हो? ठीक चल रही पढ़ाई आपकी? ये वाली मैम आजकल बहुत, ये तो पढ़ती है मैम। आपका नाम क्या है? श्रेया। श्रेया, यू आर फ्रॉम देहरादून? दिल्ली में देखा आपने क्या प्रदर्शन चल रहा है आजकल छात्रों का, जब से वो घटना हुई है बारिश की? है। अब ये बड़ा आंदोलन हो गया है। एक लड़के की पहले भी मेरे ख्याल डेथ हुई जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। वो पहले की, इससे पहले का इंसिडेंट है ना? पर इन्होंने मतलब दिल्ली पे बोझ बहुत बढ़ गया ना, किसी भी शहर पर बोझ बहुत बढ़ रहा है। अब ये भी क्वेश्चन बनेंगे आगे मेंस में, जो हमारे इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है, इससे बड़े तो इंडस वाली सिविलाइजेशन थी। वो तो जानी जाती है। आप बताओ, आज हम स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं। हाँ देखो, एक बड़ा कारण क्या हो सकता है आपको पूछा जाए तो पॉपुलेशन। हमारे यहाँ इतना पॉपुलेशन है, फिर गवर्नमेंट जॉब में इतना क्रेज है हमारे यहाँ, इतना क्रेज है कि आप समझिए वहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं, एक एक स्लॉट में 800 800 900 बच्चे पढ़ रहे हैं। मिनिमम 400 बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं। अब बेसमेंट में क्लास चल रही है। और सबका प्रॉफिट है ना उसमें। वो जो जिस जहां पर ये पूरी घटनाक्रम हुई वो सरदारों का है, 4 सरदार है पार्टनरशिप में। 1 लाख रुपए किराया आता है तो 25 25, ज्यादातर लोग तो किराए में ही खा रहे हैं पैसा। मतलब उनका चल रहा है। इतने बच्चे पढ़ रहे हैं इतनी भीड़ में। अब ये हो गया ना कि भागा, मतलब देखा देखी, सब वहां पढ़ने जा रहे हैं तो सब हम वहीं जाएंगे, तो इतना महंगा वहां रूम दिया जाता है। और उसका पूरा प्रॉपर सिस्टम है नहीं, रूम भी ले रहे हैं, इतना महंगा रूम है। अलग अलग तरह का खान पान, कई लोग तो बीमार हो जाते हैं। हमारा एक दोस्त था, उसको तो डेंगू हो जाता था, कहीं पीलिया हो जाता था, कहीं कुछ हो जाता था। वहाँ लाइब्रेरी थी जहाँ पे ये हुआ ना, बेसमेंट में लाइब्रेरी में पानी भर गया 12 फुट उसकी तो। हाइट कितनी होगी भाई, शायद कोई 6.5 ही होगा, और पानी इतना ऊपर हो जाएगा तो कैसे बचेगा? अब उसकी बेचारे की आत्मा देख रही होगी, मेन तो उसका तो हो गया था। उनके पेरेंट्स पे क्या गुजर रही होगी ना।
सर्वाइव। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ बेटा, हाँ बोलो। ये किसके साथ थे? ये साथ हैं फ्रेंच के। पहले फ्रेंच के साथ थे, फिर इन्होंने अपना पाला पलटा, इंग्लिश के साथ आए। तो इसका एक चाचा था, दो थे ये, एक चाचा और एक भतीजा। कौन बादशाह बनेगा उसको लेकर दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। हाँ, आसिफ जहां के ही रिलेटिव हैं। आसिफ जहां की डायनेस्टी चल रही। आसिफ जहां नहीं, असफ जहां डायनेस्टी। असफ जहां, ASF। अब यूनिट 2 हेडिंग डालिए, यूनिट 2, लेटर मुगल पीरियड। नए पेज से फ्रेश पेज में यूनिट 2 ये खत्म कर दो। यहाँ पे जो जगह बच गई है उसे रहने दो, कंजूस मत बनो। नए पेज से लिखना है यूनिट 2। हाँ, आपको तो खैर A4 शीट पेपर। लेटर मुगल पीरियड, लेटर मुगल पीरियड, लेटर मुगल पीरियड। कितने सालों का समय है ये लेटर मुगल पीरियड? 1526 में लेटर। ब्रैकेट में लिखो 1707 टू 1857 AD। याद कीजिए औरंगजेब को। मैडम, औरंगजेब की डेथ कब हुई? आप बताइए। 1707 जब औरंगजेब की डेथ हुई तो उस टाइम उसके 3 लड़के जीवित थे, बाकी बच्चे उसके मर गए थे। मतलब औरंगजेब खुद जो है 80s में था, 80s के उसमें चल रहा था, 80s जो उम्र का 80s होता है, और उसके बच्चों की डेथ भी हो गई थी। तो 3 बेटे थे उसके, आजम, मुअज्जम और काम बख्श। कौन था? आजम, मुअज्जम और काम बख्श। नाम याद रखना है आपको। इनमें से कौन सक्सेसफुल होगा? मुअज्जम। कौन सक्सेसफुल होगा? मुअज्जम। देखो कितना अच्छा नाम है, आजम, मुअज्जम, काम बख्श। मुअज्जम जो सक्सेसफुल होगा वो किस टाइटल के साथ गद्दी पर बैठेगा? देखो, जिसका नाम है मुअज्जम, वो बहादुर शाह तो इसे हम बोलेंगे, लेकिन इसका नाम क्या है? शाह आलम फर्स्ट। शाह, अब फर्स्ट तो हम बोल रहे हैं भाई, क्योंकि बाद में इसके नाम का एक और होगा। तो शाह आलम फर्स्ट भी बोल दीजिए इसको, या फिर इसका नाम और क्या है? बहादुर शाह फर्स्ट भी बोल रहे हैं, क्योंकि बहादुर शाह नाम का आखिरी वाला भी होगा। इसका एक और नाम है शाहे, शाहे बेखबर। 3 नाम याद रहेंगे आपको। आजम, मुअज्जम का उनके नाम का मतलब नहीं है, मुअज्जम का नाम याद रखना है। ये मुअज्जम औरंगजेब का बेटा है, जो कि पावर में आ रहा है 17, और कब तक रहेगा? कितने साल हो गए? 5 साल। कितने साल हो गए? 5 साल। अच्छा, यहां पर 2 फैक्ट ध्यान रखने हैं। हमने पढ़े हैं 2 सिख गुरु के बारे में। एक है 5th गुरु, गुरु अर्जुन देव जी। ये क्वेश्चन भी आता है, गुरु अर्जुन देव जी वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ। मैडम आप बताएंगी? नहीं पढ़ा आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। गुरु अर्जुन देव जी किसके आदेश पर उनको मार दिया गया? शान नो, जहांगीर। जहांगीर। अभी उत्तराखंड PCS में आया था ना क्वेश्चन, इस बार आया था, पिछली बार आया था, कि कौन सा मुगल बादशाह जो है वो समुद्र देखने पहली बार जो गुजरात के तट पे आया था? कौन था? कौन था? अकबर।
और एक क्वेश्चन अभी इस बार आया कि किस मुगल बादशाह ने गंगा की ओरिजिन को ढूंढने के लिए कि गंगा कहां से आ रही है, कौन है वो? अकबर। कौन है वो भी? अकबर। और जब आप इंडिया उत्तराखंड हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड का पवार चंद राजवंश, पवार राजवंश, तो आप वहां पर भी हिस्ट्री को कोरिलेट कर सकते हैं कि मुगलों के टाइम पर उत्तराखंड में किस प्रकार से जो शासन चल रहा था वो। तो जहांगीर, ये ध्यान रखना है। ये तो पता है कि इससे सिख और मुगलों के संबंध क्या हो गए, खराब हो गए। लेकिन बाद में एक नाइन्थ नंबर के गुरु होंगे जिनका नाम क्या है, गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट किया गया किसके ऑर्डर पे मैडम? औरंगजेब। बिल्कुल सही, किसके ऑर्डर पे? औरंगजेब। ये आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान, ये बात है मेरे ख्याल 1675 एडी की, अगर मुझे प्रिसाइज ईयर ध्यान आ रहा है तो, इस साल दिल्ली में नवे सिख गुरु जिनका नाम है गुरु तेग बहादुर, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। ठीक है ना, उनको बोला गया था या तो आप इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो उनको बहुत प्रताड़नाएं दी गई, उनको बहुत शोषण किया गया और फाइनली उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो ये ध्यान रखना है, इन्हीं के नाम पर दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा है। शीशगंज, चांदनी चौक पे गुरुद्वारा शीश, लाल किले के एकदम अपोजिट आपको मिलेगा। इसके बाद जो गुरु बनेंगे, द ओनली गुरु ऑफ सिखिज्म हु बॉर्न इन बिहार, आउटसाइड पंजाब, बिहार, गुरु गोविंद सिंह। अब ये गुरु गोविंद सिंह 10th गुरु हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खफा है मुगलों से। ही वॉज द गुरु जिन्होंने एक टर्म दिया खालसा, खालसा, जीवे जीवे खालसा राज करेगा खालसा, ऐसा आप सुनते होंगे। आजकल खालिस्तान काफी चर्चा में है। एक टर्म होता है जीवे जीवे खालसा, राज करेगा खालसा, ऐसे कनाडा वगैरह में नारे भी लग रहे हैं, खालसा। ठीक है। और एक इन्होंने क्या किया, टाइटल दिया सिख पुरुषों को, सिंह का, सिंह, दलजीत सिंह, मनमोहन सिंह, बलबीर सिंह, ऐसा। और महिलाओं को दिया कौर। और इन्होंने सिखों को एक मिलिटेंट कॉम में बदल दिया टू फाइट अगेंस्ट मुगल्स, मुगल एट्रोसिटीज। इन्होंने मुगलों इनको इनको सिखों को बना दिया मिलिटेंट। तो आज भी आप देखो सिख रेजिमेंट है हमारे इंडियन आर्मी में, प्रॉपर लड़ाई करते हैं। सिख एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था, महाराजा रंजीत सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे, एक बहुत बड़ा एम्पायर बना था शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह के समय। ठीक। तो ये इन्होंने करा किसने काम, 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के समय की बात यहाँ पे क्यों आई, ताकि आपको एक फैक्ट याद रहे। 1707 में हम सब जानते हैं पूरी क्लास में औरंगजेब की डेथ हुई। बच्चों याद रखना 1708 में गुरु गोविंद सिंह की डेथ हुई। ये है फैक्ट, इंपॉर्टेंट है, कहीं आपको काम आएगा। 1707 में किसकी डेथ हुई? औरंगजेब। उनके अगले ही साल किसकी डेथ हुई? अगर वो कंटेम्प्रेरी करके भी पूछे कि विच सिख गुरु वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब, तो आपको पता है औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी ये भी थे, क्योंकि इन्हीं के टाइम पे तो उनको एग्जीक्यूट किया गया। और औरंगजेब के मेन जो कंटेम्प्रेरी जो था पीरियड, ये थे, कौन से हैं? गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने ही बोला नहीं है 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, क्या है वो? हाँ। तब मैं कुछ कह, बहुत ना काफी प्रसिद्ध वो थे। अच्छा, इनसे आप जोड़ देंगे उत्तराखंड का इतिहास, जिन बच्चों ने पढ़ लिया है। कितने बच्चे हैं उत्तराखंड से? आपने उत्तराखंड में झंडा मेला सुना है? झंडा मेला, श्री गुरु राम राय, ये तो दरबार भी है, इनके नाम पे स्कूल्स हैं। श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल, लाल पुल के पास जो आप देखते हैं। श्री गुरु राम राय वॉज द सन, एल्डर सन ऑफ 7th सिख गुरु, गुरु हर राय जी। गुरु हर राय वॉज द 7th सिख गुरु एंड गुरु राम राय वॉज हिज एल्डर सन। दैट मीन्स जो 8th सिख गुरु होने थे वो इन्होंने होना था। बट ये औरंगजेब के साथ, औरंगजेब के दरबार में आते हैं, और औरंगजेब के दरबार में जब ये आते हैं तो औरंगजेब को बोलते हैं चमत्कार दिखाओ, तुम अपने को गुरु बताते हो, ये करते हो। औरंगजेब, क्योंकि आपको पता है औरंगजेब किस प्रकार का था, उसको क्या बोलते हैं औरंगजेब को? जिंदा पीर। क्या बोलते हैं? जिंदा। औरंगजेब बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स था। वो इस्लाम, वो तो ब्राह्मणों के ऊपर इतना बोलता था, हिंदू धर्म को चलाने वाले ब्राह्मण हैं,
तो ब्राह्मणों के जनेऊ, जनेऊ होता है ना, जनेऊ पहनते, वो निकाला जाता, गर्दन काटी जाती थी, बहुत अत्याचार होता था। औरंगजेब के समय में मतलब ऐसा रिकॉर्ड आता है कि 2 करोड़ हिंदू मुसलमानों में कन्वर्ट किए गए। इवन तो औरंगजेब की आर्मी में सबसे ज्यादा हिंदू थे, ऐसा भी बोला जाता है। अब हिस्ट्री लिखी है, हमारी हिस्ट्री में कम्युनिस्ट एंगल बहुत तगड़ा रहा है, क्योंकि शुरुआत से ही अब देखो, अभी एनसीईआरटी में चेंज हो रहा है ना चैप्टर, अभी एनसीईआरटी में 6th से लेके 8th तक का सिलेबस चेंज हुआ है। 10 साल बाद अब हो रहा है, जब गवर्नमेंट को आने में अब 10 साल को 11वां साल चल रहा है, तब चेंज हो रहा है, अब हो रहा है एनसीईआरटी में। तो यहाँ पर क्या हुआ, श्री गुरु राम राय को औरंगजेब ने, औरंगजेब की उनके साथ एक प्रकार की मित्रता हो गई, औरंगजेब उनसे प्रभावित हो गया, वो कुछ समय मुगल दरबार रहे। पंजाब में खबर फैली कि उनकी डेथ हो गई है, या वो वहीं पर उन्होंने, औरंगजेब ने उन्हें मार दिया है। एक बात, वापिस वो पंजाब पहुंचे तो वहां के लोगों ने शक किया, उनके पिता को बोला ये कहीं औरंगजेब से ना मिल गया हो, ये क्यों आया, क्या आया। फिर वो वहां से वापस आते हैं औरंगजेब के पास, बोलते हैं मेरे जो घर वाले हैं, मेरे परिवार वाले, मेरे पिंड वाले जो गांव, वो उनको एक प्रकार से निकाला कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। फिर वो औरंगजेब को बोलते हैं कि मैं क्या करूं, तो वो बोलते हैं औरंगजेब तुम मेरे साथ रहो राज दरबार में क्या दिक्कत है, शाही भोजन, शाही सब कुछ खाओ पियो। तो बोलते हैं नहीं, मैं हिमालय की यात्रा पे जाना चाहता हूँ। मतलब जब भी इंसान इन सब चीजों से निकल जाता है, फिर वो पीस, और पीस के लिए वो हिमालय माउंटेन्स के लिए, और वो बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, औरंगजेब एक रॉयल लेटर लिखते हैं टुवर्ड्स द राजा ऑफ गढ़वाल फतेहपति शाह, हु वाज द किंग ऑफ गढ़वाल एट दैट टाइम, और बोलते हैं मेरा दोस्त आ रहा है, उसके लिए व्यवस्था करो, उसको कुछ क्षेत्र दो। तो उन्होंने जब पत्र लिखा, मुगल दरबार से पत्र आया गढ़वाल दरबार में, और गढ़वाल के राजा ने पढ़ा, फिर उनको पत्र के बाद रिस्पॉन्स के रूप में वो बोलते हैं ठीक है मैं ऐसा करूंगा, और गुरु राम राय जी को कुछ दरबार गिफ्ट में देते हैं, कुछ एरिया गिफ्ट में देते हैं, गांव जैसे धामावाला, धामावाला है ना आपका, धामावाला क्षेत्र, जो ये पलटन बाजार की बिगिनिंग है, धामावाला है, ये इनको मिला था एज अ गिफ्ट। जो आज गुरु राम राय दरबार बना है, देखा है अपने झंडे के पीछे जो दरबार बना है, कई लोग पूछते हैं कि ये तो मस्जिद जैसी लग रही है ये गुरुद्वारा। उसका आर्किटेक्चर आप देखिए, वहां पे महंत परंपरा शुरू हुई, फिर अभी 10वें महंत चल रहे हैं, देवेंद्र दास जी महाराज। 9th महंत थे, 9th महंत थे इंद्रेश शरण दास जी, जिनके नाम पे हॉस्पिटल है। तो ये परंपरा, ये हमारा उत्तराखंड का हिस्ट्री जुड़ा है यहाँ से, और सीधा उत्तराखंड पीसीएस मेंस में इसमें क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावना है। यानी इंडियन हिस्ट्री रिलेट हो रही है आपकी हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। तो 7 गांव, शुरुआत में 3 और बाद 4 बाद में 7 गांव इनको क्या किए गए, दान में दिए गए। तो इन्होंने देहरादून में डाला डेरा, इसका नाम है दून। दून तो इसका पुराना नाम है, दून घाटी, दून वैली, इसे द्रोण नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि टपकेश्वर महादेव मंदिर को माना जाता है जहां पर अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा महाभारत काल का आपने पढ़ा होगा, किसके पुत्र थे, गुरु द्रोण, द्रोणाचार्य, तभी तो इसे द्रोण नगरी बोलते हैं। कई एकेडमी यहाँ पे द्रोणा के नाम से, द्रोण एकेडमी, द्रोण एकेडमी। और यहाँ पर डाला गुरु राम राय ने डेरा, तो इसका नाम हो गया देहरादून। वो प्रोनाउंसिएशन चेंज होते होते हो गया देहरादून। तो ये शहर का नाम इसलिए पड़ा है देहरादून। तो इट वॉज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश, इट वॉज अ पार्ट ऑफ गढ़वाल, अर्ली द गढ़वाल किंगडम, लेटर ऑन ब्रिटिश गढ़वाल का ये पार्ट बनता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, हिस्ट्री लेट हो रही है। तो अगले लेक्चर्स में हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लेटर मुगल पीरियड, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, बहादुर शाह फर्स्ट। फिर हम बंदा बहादुर के बारे में पढ़ेंगे। 1716 में बंदा बहादुर को फर्रुखशियर का पीरियड चल रहा है, जब उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया। यानी सिखों के और इनके, तो आगे चलेगी ये एंग्लो, हम देखेंगे एंग्लो सिख राइवलरी भी देखेंगे, एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर, ये सारी राइवलरी अब वो फेज स्टार्ट। तो तैयार रहिएगा उसके लिए। कल हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के बारे में, कल कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। वांडी वॉश तमिलनाडु में, वांडी वॉश तमिलनाडु। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।